की बात पिछली क्लास में की थी, स्ट्रेटिफिकेशन तक की बात कही थी, कीस्टोन बताया था आपको, कम्युनिटी स्पीशीज बताई थी, और फिर हम कह रहे थे कि दैट ये सब जो है मिलके कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? प्रोडक्टिविटी, दूसरा एग्जांपल होगा डिकम्पोजिशन, और तीसरा एग्जांपल होगा एनर्जी फ्लो। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स पढ़े जाते हैं जो हम लोग इकोसिस्टम के फंक्शन में गिनते हैं। चलिए पहले फंक्शन के बारे में बात करें। द फर्स्ट फंक्शन, देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो जैसे पॉपुलेशन होमोजेनस थी, इकोसिस्टम हेट्रोजेनस होता है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर के अंदर कितने कंपोनेंट बताए थे? 4, याद आ रहा है? वो 4 कंपोनेंट के नाम क्या क्या थे? वो 4 कंपोनेंट थे: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। राइट, ऐसे नाम आ जाएंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के नाम से। फाइन, अच्छी बात। और चौथा कंपोनेंट जो आता है उसका नाम होता है ए बायोटिक फैक्टर। और हमने एग्जाम्पल भी लिखे थे ऐसे इकोसिस्टम के। कैसे एग्जाम्पल? पॉन्ड। और पॉन्ड में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक पॉन्ड के अंदर डिकम्पोजर के नाम पर फंजाई और बैक्टीरिया बॉटम में मिलेंगे, राइट। और सरफेस पर फाइटोप्लैंक्टन जैसे एग्जाम्पल के साथ फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स या मार्जिनल प्लांट्स मिलेंगे। फिर कंज्यूमर्स के नाम पर जू प्लैंक्टन्स हो सकती हैं और फिशेस हो सकती हैं। तब हमने कहा था कि वहां पर एबायोटिक फैक्टर वाटर, उसमें घुले हुए सॉल्ट, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, क्लाइमेट के रूल है, लाइट, टेम्परेचर वगैरह, नीचे सॉइल है सेडिमेंट में। ऐसे क्वेश्चंस उसके बन सकते थे। चलो हम लोग पढ़ते हैं पहले फंक्शन के बारे में जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट प्रोडक्टिविटी एक्चुअली मींस? प्रोडक्टिविटी वर्ड का रिलेशन ही प्रोड्यूसर से लगता है। जब सनलाइट इकोसिस्टम में एंटर करी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ने इस लाइट का यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन बायोमास में कर दिया। गजब है, ये केवल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कर पा रहे हैं या प्रोड्यूसर कर पा रहे हैं, जो लाइट को यूज करके बायोमास बनाते हैं। तो द कन्वर्जन, या फिर ये कहिए द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय फोटोसिंथेसिस इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। वो प्राइमरी प्रोडक्शन है। यूनिट किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर या किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर कह सकते हो। जब इसी बात को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे, यानी द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेसिस इन द इकोसिस्टम, देन इट विल बी नेम्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या वर्ड जुड़ गया है? रेट। ठीक है, नई चीज जो जुड़ गई है वो क्या है? रेट। पहले रेट वर्ड नहीं था यहां पर, इसलिए यूनिट में भी चेंज आएगा। और यूनिट में अगर चेंज आएगा तो वी आर गोइंग टू राइट इट अलॉन्ग विद व्हाट? टाइम। हम लोग टाइम के साथ लिखेंगे, जैसे पर ईयर, दोनों जगह लिखा है पर ईयर, यहां पे पर ईयर वाली बात नहीं है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय फोटोसिंथेसिस इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब बात आती है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बायोमास का बनना है जो प्लांट ने बनाया। क्या मैं अपना फूड खुद बनाता हूं? नहीं। मैं किसके ऊपर डिपेंड करता हूं अपने फूड के लिए? ऑब्वियसली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता हूं। जब हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है कि दैट दे आर रिक्वायरिंग, सॉरी, वी रिक्वायर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से हमने फूड लिया, तो तब हम कहते हैं कि हम कितनी एनर्जी फिर ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को बायोमास में बदलना प्लांट का काम है। तो मुझे कितनी एनर्जी प्लांट से मिलेगी? तो ये कहता हूं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस किया है, फूड को बनाया है,
फूड में से रेस्पिरेशन जो यूज कर लिया, जो बचा रह गया उसके रेस्पिरेशन के बाद, दैट विल बी माय शेयर, वो मेरे हिस्से में आ सकता है। ठीक है, प्लांट ने जो बनाया उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह दिया, लेकिन मुझे उसका 100% नहीं मिलता। मैं 100% ऑफ एनर्जी ऑफ प्लांट नहीं ले पाता, मैं उसके एक छोटे पोर्शन को यूज कर पाता हूं। जिस पोर्शन पर मैं अपना दावा करता हूं उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है भाई? ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्लांट ने जो भी किया था, जिसे हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा था ना, वो उसे अब मैं क्या कहूंगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, मतलब रेस्पिरेटरी लॉस, इक्वल टू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इस इक्वेशन पर ध्यान दो, क्या लिखा है? जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। देख के तुम्हें क्या लगता है? इक्वेशन का कुछ मीनिंग निकालिए, स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करिए। ये साफ समझ में आ रहा है जीपीपी की वैल्यू एनपीपी से कैसी होगी? ज्यादा। एनपीपी जीपीपी से कैसा होगा? कम। ठीक है, आर किसे कहते हैं? रेस्पिरेटरी लॉसेस को कहते हैं। ठीक है, यानी मुझे प्लांट से कितनी एनर्जी मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लांट ने रेस्पिरेटरी लॉस कितना किया। तो जीपीपी माइनस आर will be net primary productivity. Now it is something which is available to the next trophic level, यानी primary consumer या herbivore को जो मिले। प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर से जो एनर्जी आगे जाएगी, ठीक है, वो और अलग कम हो जाएगी, ऐसे घटती चली जाएगी। खैर जो भी है, हम ये कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को जो मिला वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा था, और उसे फिर क्या कह दिया गया? उसे कहा गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रुकिए, यहां पे डाउट है, क्या कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर होते हैं? नहीं, वो तो कंज्यूमर होते हैं ना। तो फिर हर्बीवोर को जो एनर्जी मिली या जो उसने कन्वर्ट करके अपने पास इकट्ठी करी एनपीपी से, उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्यों कह रहे हो? उसे एसिमिलेशन कहो। ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या है? एसिमिलेशन। लेकिन हाँ, मोर करेक्ट, मोर यूज्ड वर्ड क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो हियर इट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और एसिमिलेशन। ठीक है, यहां बात आती है किसकी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की या एसिमिलेशन की। सो द रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन एट द लेवल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पर जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो मतलब है इट इज अ पार्ट फ्रॉम एनपीपी। ये एनपीपी से आया है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को मिला है। मैं इससे आगे की बात ही नहीं करूंगा, मैं हर्बीवोर की बात करूंगा। दिस इज ऑल्सो ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर और किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो यानी अगर कोई कहे कि ये बताओ क्या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू एनपीपी से ज्यादा है, क्या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी के बराबर है? अरे कभी नहीं, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। समझे? यानी अगर कोई ये कहे ज्यादा क्या है जीपीपी, इससे कम कौन हो गया? एनपीपी। एनपीपी से लेने के बाद मुझे जो मिला वो एक हिस्सा रह गया, उसे बोलूंगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई बात समझ में? और इससे ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म अगर एनर्जी के लिए डिपेंड होगा ना, तो इसको इससे भी कम एनर्जी मिलेगी, वो इससे भी कम ले पाएगा एनर्जी को। तो ऐसे कई सारे फैक्टर है जो हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं। ओके, यही तो बातें जो जाननी। खैर ठीक, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एसिमिलेशन। तो पीपल आर आस्किंग that what type of things actually determine productivity of any ecosystem. प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर से है, समझे? तो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां पर किस टाइप के प्लांट स्पीशीज है। एल्गिए की एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है, मतलब हायर प्लांट होंगे तो फोटोसिंथेटिकली ज्यादा एफिशिएंट है, राइट? दूसरा
फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। अब अगर C4 प्लांट है तो वो फोटोसिंथेटिकली ज्यादा कैपेबल होता है एज कंपेयर टू C3, कि वहां पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है या नहीं, और एक एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे लाइट और टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी कैसी है। मान ले लाइट है ही नहीं, कौन सा फोटोसिंथेसिस, कैसा फोटोसिंथेसिस, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं वो फैक्टर जो ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। In that cases we state that ecosystem can be categorized into high, medium या low productive ecosystem। हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के अंदर शुगर केन फील्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, ये सब आती हैं। जबकि मीडियम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के अंदर टेम्परेट फॉरेस्ट आता है, मोस्ट क्रॉप आती है। अपना ध्यान तुरंत कहां चला गया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर। ठीक है, ओशन पर नहीं गया, किस पर जा रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर। क्यों भाई, हमने तो ये पढ़ा था ना कि दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज डन बाय, या क्या लिखा था, मोर देन 50%, याद आ रहा है कुछ, एल्गी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग, कह रहे थे अबाउट 50% ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डन बाय ओशनिक एल्गी। क्या लिखा था, अब वो तो गलत है बे, मैं क्यों बोलूं फिर से, राइट उन्होंने वहां लिख दिया था ये बात कि CO2 फिक्सेशन का आधा किसका हिस्सा है, ओशनिक एल्गी का। अगर ऐसा है तो ओशनिक एल्गी को हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बनाना चाहिए था ना, नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है, कोरल रीफ। ये तो किनारा है, थोड़ा सा हिस्सा है, पूरा है ही नहीं, गड़बड़। इकोलॉजी लिखने वाले लोग और प्लांट किंगडम लिखने वाले लोग सेम नहीं है, भूल गए वो। वैसे 11th और 12th की NCERT है, अभी आगे और भी डिफरेंस आएगा। काम जल्दी निपटाने के चक्कर में लोगों के बीच में बांट दिया गया, नतीजा देख रहे हो आप। तो यानी मल्टी सेलुलरिटी या डिवीजन ऑफ लेबर हर बार बेनिफिशियल होगा, वो भी जरूरी, समझे। सोचो डिवीजन ऑफ लेबर है तो हमारे अंदर किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, अब अगर किडनी ना हो तो, आ गई बात समझ में। अगर कोई तुम्हें यह पूछे कि डिवीजन ऑफ लेबर के फायदे क्या हैं, तुम कईयों के ना दोगे। स्पेशलाइजेशन आता है सर, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो तुम पलट के पूछो बताओ नुकसान क्या है, अब बता दोगे ना। ठीक है, तो मैं यही तो कह रहा हूं तुमसे कि इकोसिस्टम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वहां पर ओशनिक एल्गी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात है वो O2 लिबरेशन के टर्म्स में करते हैं, बायोमास के प्रोडक्शन में नहीं। प्रोडक्टिविटी किसके टर्म में आ रही है, O2 लिबरेशन में, बायोमास में। बायोमास कब बढ़ेगा, जब क्या होगा, कार्बन फिक्स। ठीक है, तो यहां पर सवाल यही बन जाता है कि ओशन क्या हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम नहीं बने तो उसका कारण क्या है, डिस्कस विद योर टीचर। कुछ ऐसी ऐसी बातें किताब में इधर उधर कहीं ना कहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो जरा हम भी डिस्कस करते हैं, मेरे टीचर आप हैं तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ओशनिक एल्गी कहां पिछड़ गया। तो देखो ओशनिक एल्गी ऐसे पिछड़ गया कि सरफेस पर जहां लाइट थी, सारे फैक्टर को कंसिडर करो ना, सरफेस पर जहां लाइट थी तो वहां कौन थे, प्लैंकटन। कैसे होते, बड़े छोटे छोटे, इतने छोटे, यूनिसेलुलर, सरफेस एरिया कम है, लाइट कैप्चर कैसा करेंगे, कम, फोटोसिंथेसिस कम। जो बड़े साइज के होते हैं, ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी, वो पानी में कैसे होते, गहरे, लाइट अवेलेबिलिटी कम हो गई, फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। जिनका सरफेस एरिया बड़ा है लाइट कैप्चर करने के लिए, वहां तक लाइट नहीं पहुंच रही। जो सरफेस पर है जहां लाइट अवेलेबल है, उनका सरफेस एरिया कैसा है, छोटा। अब यही तो थ्रेट है। तो यानी हम ये बात कहते हैं कि ओशंस ने, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ओशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कैसा होता है, कम डाइवर्स। ठीक है, नंबर दूसरा, नोन फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, O2 लिबरेशन। ये O2 लिबरेशन की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि CO2 फिक्सेशन है। वहां जो लिखा था लिखा था, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि सर प्लांट किंगडम में तो वैसा वैसा लिखा होगा, वैसा मेरे को क्या पता कौन सा प्लांट किंगडम, मैं तो इकोलॉजी पढ़ रहा हूं।
अच्छी बात है, तुम्हें याद है कि तुम बोल रहे हो नहीं सर वहां पे लिखा था हाफ ऑफ द कार्बन इज फिक्स्ड बाय। अभी रुको बताता हूं हाफ कौन सा हाफ बे। ग्लोबल कार्बन फिक्सेशन जो है वो 170 मिलियन टन्स पर ईयर है। कितना? 170 मिलियन टन्स पर ईयर, जिसमें से ओशन का हिस्सा सिर्फ 55 मिलियन टन्स पर ईयर है। कहां से 50% है ये तो 30% के करीबन हुआ ना। कुछ भी लिख देते हैं। तो वी आर सेइंग हियर द प्रोड्यूसर आर मेजरली प्लैंक्टॉन्स विच सीम्स टू बी। पहली बात तो एक तो उनका बॉडी साइज छोटा है लाइट को कैप्चर करने के लिए, तो बायोमास प्रोडक्शन भी तो कम हुआ ना। बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब समझते हो, बॉडी साइज बड़ा होता, ये कैसे रह गए छोटे। मेजरली यही वहां पर प्रोड्यूसर्स हैं और इनका बायोमास प्रोडक्शन का रेट कैसा है? पुअर। अब बात आती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बड़े बड़े पेड़, कहना ही क्या। एल्गी सारे C3, यहां तो गलती से ट्रॉपिक है तो क्या हो सकते हैं? C4 प्लांट भी हो सकते हैं ना। छोड़ो, अभी हम बस इतना कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिकली ज्यादा एडवांस्ड हैं। ओके, ज्यादा इवॉल्व तो यही है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि दैट दे आर फॉर्मिंग मोर बायोमास प्रोडक्शन, लाइट टेम्परेचर। अब एक और एक फैक्टर भी बनता है कि ट्रॉपिक को कंपेयर किया है मैंने, टेम्परेट फॉरेस्ट को नहीं, ट्रॉपिकल को। तो ट्रॉपिक्स में तो साल भर लाइट और टेम्परेचर लगभग एक जैसा। भाई अर्थ में 0 डिग्री जिसे कह रहे हैं, वहां पर सनलाइट लगभग सीधी पड़ रही होती है साल भर, लगभग सीधी। तो टेम्परेचर के लिए और लाइट के लिए, दोनों के लिए सोर्स क्या है? सेम, सन। तो अगर उसका इंपैक्ट सीधा पड़ता रहेगा तो टेम्परेचर और लाइट दोनों कैसे रहेंगे? साल भर लगभग एक जैसे रहेंगे, तो ज्यादा वेरिएबिलिटी आएगी नहीं। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कैसी रहेगी? बनी हुई रहेगी, सेम। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं कि ओशंस कैसे पिछड़ गए, प्रोडक्टिविटी में ओशंस पिछड़ गए। ये सब कारण थे प्रोडक्टिविटी के। फाइन, डन। तो हमने कहा कि दैट जो फोटोसिंथेसिस से बना वो है बायोमास यानी ऑर्गेनिक मैटर, वो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर है। तो एट अ गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ बायोमास इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग क्रॉप। जबकि इनऑर्गेनिक मटेरियल को कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्वालिटी या स्टैंडिंग पॉइंट। 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन। क्वेश्चन किसका आना है? बायोमास का। बायोमास अभी बनाया ना, बायोमास प्रोडक्टिविटी ज्यादा मतलब बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा। किसी समय पर बायोमास को क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। तो स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे, ये तीनों नहीं। तो ऐसे समझ लो ऑप्शन 1, 2, 3, 4। बायो में क्या होता है और फिजिक्स में क्या होता है? देखो, फिजिक्स में कोई सही व्यक्ति क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो ऑप्शन कैसी होती हैं? रिलेटेड हो सकती हैं। फिजिक्स में अगर ठीक क्वेश्चन होगा ना तो उसमें ऑप्शन रिलेटेड हो सकती हैं। क्या मीनिंग है इस बात का? कि आप देखोगे कि अगर आपने गलत सॉल्व किया ना तो भी आपको एक ऑप्शन मिल रही होगी, उसमें से 4 में से एक तो सही आंसर है। जो मास्टर के हिसाब से सॉल्व होगा तो वो आना चाहिए। जब आप अपने तरीके से सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि आपने ऐसे सॉल्व किया कि जिसमें एक अलग ऑप्शन आंसर बन गई। तो यानी कम से कम 2 आंसर निकल रहे होंगे, ऐसा किसी ने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। गलत तरीके से एक ऑप्शन आ रही होगी, सही तरीके से एक, तीसरी चौथी हो सकती है कि इररिलेवेंट हो। ओके, तीसरी चौथी बहुत ज्यादा अलग हो सकती है। हाँ, कुछ खुराफाती दिमाग होते हैं जो बोलते हैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम कितनी गलत ऑप्शन दूंगा? 2। सही तरीका क्या होगा? 1, है ना। बायो में इसके लिए क्या करेंगे? बायो में वर्ड्स में चेंज कर देंगे। बायो में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलत तरीके से सोचा। तो भाई पहली बात तो अगर तुमने सोचा और फिर आंसर लगाया तो तुम गए। ठीक है, क्लियर? तुम क्या हो गए? बोल्ड। एक बात बताता हूं, देखो, जब मैं बोलता हूं ना बहुत सारे बच्चों के 360 नंबर नहीं आते हैं बायो में, आते हैं लेकिन बहुतों के नहीं आते हैं। तो इसीलिए तुम्हें एक बात बताता हूं। अभी देख, मजेदार चीज सुनाता हूं।
ये ऐसी चीजें मेरे को खूब भेजते हैं लोग बाग, जो बच्चे कहीं पढ़ने चले गए हैं। क्या है, कई लोगों को गलती का एहसास बाद में होता है ना। अब सुनो, ये सब जो है ना, ये सब एम्स वाले हैं। भाई कह रहा है 30 मिनट में पूरा बायो किया था और 2 क्वेश्चन गलत किए थे, एक जेनेटिक्स का और एक इकोलॉजी का। अगला भैया कह रहा है कितनी देर में किया, सुनना, 15 मिनट्स में कर दिए थे और 5 गलत थे। आगे भी सुनो, 45 मिनट्स, 3 क्वेश्चन गलत, 87 सही, और भाई खुश हो रहा उसमें। 35 मिनट 2 क्वेश्चन गलत हुआ था। अब एक और एक को सुनो, 50 मिनट करा था और कितना, 88, 88। वो 15 मिनट वाला तो मूर्ख ही है ना, या तो फेंक रहा है। अच्छा मूर्ख सोचो एम्स पहुंच गए, किसी में भी पहुंचे हो। अबे बकवास कर रहा है बे, राइट। तो साबित कर रहा है ना मूर्ख है। बायो में 5 नेगेटिव कौन करता है बे? मैं तो कह रहा हूं पूरे पेपर में 5 नेगेटिव होने चाहिए। आई बात समझ में? जिसमें से 3 किसके हो, फिजिक्स के, 2 किसके हो, केमिस्ट्री के, वो भी पूरे 45 अटेम्प्ट ना करे हो तब। समझे बात? पूरे 45 फिजिक्स में अटेम्प्ट किए ही नहीं, पूरे 45 मैंने केमिस्ट्री में अटेम्प्ट किए नहीं, तो मैंने 5 नेगेटिव किसमें किए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में पाप है, उनको कोई क्षमा नहीं है, 5 नेगेटिव। 50 मिनट वाले ने कितने किए थे करेक्ट, 88, राइट। वो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, ये ऑप्टिमम टाइम है। 40 एक 45 मिनट वाला भी था, ठीक है, उसके भी कितने गलत थे, 2। उसकी शक्ल देखोगे ना, बोलेगा ये। अब वो किसी भी एम्स में हो, किसी भी तरीके से हो, मतलब कैटेगरी से हो, कैसे भी हो, कुछ नहीं, मैं लॉजिक बात कर रहा हूं, लॉजिकल। आप किसी भी ग्रुप में आए, आपको 360 तो लाने पड़ेंगे ना रैंक के लिए, उसके बगैर तो पॉसिबल है नहीं। अब अगर कोई ये कहे नहीं यार बायोलॉजी में मेरे 320 आए थे और ये वो ऐसा वैसा दुनिया जहान का ज्ञान दे और बोले बायोलॉजी मेरी सबसे अच्छी है, खाक अच्छी है 320 नंबर, इसे अच्छा कहते हैं? और ये लोग वो भाई लोग हैं जिनको ऑप्शन मिले हुए होंगे, समझ रहे हो? ये वो जनता है जो सेक्शन बी वाली होगी, उसमें ये हालत है, उसमें इनके 360 नहीं है। हमें पुराने बच्चे ऐसी चीजें भेजते हैं, बस सर बताइए सर, वो क्यों भेजते हैं हमें? मैं बोलता हूँ भाई वो बोलता है कि सर एक्चुअली में मिल नहीं रहे, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा क्या सर? फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के वीडियो, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई पूछ रहा हो कि तेरे फिजिक्स में कितने सही थे, तेरे केमिस्ट्री में कितने सही थे, ताकि अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर को भेज पाऊँ। बिकॉज कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर ये कहा करते थे कि बायोलॉजी तो हो जाएगी, बायोलॉजी तो हो जाएगी, फिजिक्स कर ले, फिजिक्स कर ले, फिजिक्स कर ले, डरा रहे थे। और ये वही हैं जो डर रहे थे और बायोलॉजी सही नहीं। अगर उस मालिक, उस मूर्ख ने जिसके 5 गलत हैं, अगर 5 क्वेश्चन सही किए होते तो और अच्छे एम्स में हो सकता था कि नहीं? भाई 5 मिस्टेक बड़ी बात होती है? पता नहीं काय के लिए टाइम निकाल रहा था, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री अगर इतनी अच्छी तरह आईटी में चले जाता ना, इधर क्या करने आया? सीधी बात है।
हमारा खुद का स्टूडेंट है, वो मॉलिकुलर बेसिस में एक क्वेश्चन को गलत करके आ रहा था, जिसमें वो पूछा आया था रेप्लिकेशन फोर्क, और उसमें बोला था कि दैट सिंथेसिस अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, उसने वो गलत लगाया था। उसकी रैंक आती अंडर 10, वो आया 22वीं रैंक में, 22nd। एक क्वेश्चन, इतना गुस्सा आया था मेरे को। 12th तक मेरे से पढ़ता था, अंडर एज था, 12th के साथ में पेपर दिया नहीं, ड्रॉप लिया, तब हमसे नहीं पढ़ता था, वो दूसरे बैच में था, और 12th की कॉपी में उसके पास लिखा हुआ है, ऐसा नहीं सर। मैंने सोचा, मैंने कहा तूने यही तो गलत किया। वो दूसरे सेंटर पे, मैं अलग सेंटर पे था। मेरे को फोन आया, बोला सर एक बार इधर आना, एक बार इसका पेपर देखना, ये क्या कर कर आया है। मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा हूं तो तुरंत पीछे, मैंने क्या हुआ, बोला सर एक क्वेश्चन बता दो। बाकी लोग भी बैठे थे बॉटनी वाले सब। मैंने शुरू से देखा, ये नहीं कि उसने क्या आंसर लगाया, मैंने वो नहीं देखा। मैंने देखा कि उसने जो भी आंसर लगाए हो, मैं अपने हिसाब से आंसर मार्क कर रहा हूँ, उसके गिनते जा रहा हूँ कितने सही कितने गलत है। और जैसे ही वो क्वेश्चन देखा, मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा थोड़ा सा सोच सर, ये था ही नहीं, मैं समझा ही नहीं। मैंने काय में नहीं था, मैंने सिर्फ इतना पूछा, मैंने किस में नहीं था, बोला सर एनसीईआरटी में। मैंने कहा और छोड़ बायोलॉजी की क्लास और फिजिक्स केमिस्ट्री अटेंड कर, कि बायो तो मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा तेरी गलती ये है, तू एम्स में पढ़ सकता था, कहां पढ़ेगा लेकिन मौलाना आजाद में। क्या कर सकते हैं, यही होती है बेवकूफी, ऐसे ही फंसते हैं कई सारे हैं। उसे फिजिक्स एमआर पढ़ाता था। सब बिगिनिंग मतलब, हाँ तो हम बात करते, एक मिनट यार, मैटर कहाँ चला गया, हाँ है, ये रहा ये रहा। हाँ तो ऑर्गेनिक मैटर तो समझ गए कैसे है। इधर बात किसकी आ रही है, इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इनऑर्गेनिक के बारे में बात करने के लिए ये होता है। अच्छा बाय द वे, उस साल एम्स का पेपर अलग होता था, ठीक है, दैट वाज द लास्ट ईयर जब एम्स का पेपर और नीट का पेपर अलग अलग था, ठीक है। उसकी हरकतें ये बता रही थी, इसलिए मैंने उसको ऐसा कहा। द अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा इन द इकोसिस्टम एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ मेंशन करते हैं तो ये कहते हैं भाई ये वापस कैसे आएंगे, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या लिखा है इधर, द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द बायोमास इज कॉल्ड बायोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। प्लांट में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होगा ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन इज प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन अलग से हो सकती है, नाइट्रोजन भी है क्लोरोफिल में, और मैग्नीशियम भी है। कहां से है, सॉइल से। अब ये मैग्नीशियम कब मुक्त होगा प्लांट से, जब प्लांट राख हो जाएगा, ठीक है। हमने दूध पिया, बोलते दूध में कैल्शियम होता है, पी लिया, ठीक है। अब कैल्शियम कोई वाटर सॉल्युबल तो होता नहीं कि तुम्हारी बॉडी में ज्यादा हो तो यूरिन में पास होके निकल जाए ना, वो बॉडी में क्या हो सकता है, अटक सकता है। काय के साथ, तुमने कोई भी ऐसी चीज खाई जिसके अंदर ऑक्सलेट, सिट्रेट ऐसी चीजें होती हो, नहीं समझे, नींबू, संतरा, सिट्रेट, पालक, ऑक्सलेट, ठीक है। कई सारे टाइप की दालें भी होती है जिनमें क्या होता है, ऑक्सलेट, उसके साथ कैल्शियम जुड़ जाएगा, फंस जाएगा इधर उधर, पथरी। आई बात समझ में, ठीक है। क्या बन सकती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बन सकती है। तो यानी आप ये बात कहते हैं कि कैल्शियम आपकी बॉडी में तब तक अटका रहेगा जब तक आप भी स्वाहा ना हो जाए। तो ये वापस लौटेंगे कैसे, ऑर्गेनिक मैटर में से निकलेंगे कैसे, तो वो एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, उससे ये रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जब ये उससे रिलीज होकर बाहर आते हैं ना, तो अच्छा बच्चे का नाम है श्रेष्ठ, सुनो बात, ठीक है। और 11th में जब वो आया था तो पीछे के बैच में था, मतलब रिजल्ट के बाद में उसने ज्वाइन किया था, जबकि जयपुर में बच्चे यूजुअली
रिजल्ट के पहले ज्वाइन कर चुके होते हैं, मेजोरिटी रिजल्ट के बाद में वही ज्वाइन करता है जिसको कंफ्यूजन होता है कि वो क्या कर लेगा क्या करेगा। ये बाद में आने वालों में था। 11th क्लास में था, बच्चा तेज था, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सर उसको जेई के पेपर भी देते थे करने के लिए, जेई वालों के पेपर वो भी करता था, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग, फिजिक्स भी स्ट्रांग। आई बात समझ में आ रही है? भटकने का नजर आई है, समझ में आ रहा है? वो 11th से ही भटक गया था, लेकिन हम थे तो कस रखा था, 12th में भी थे तो कस रखा था। भाई ड्रॉप लेकर आया, ढील छूट गई तो पतंग। रैंक वाजंट बैड, रैंक खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन बात सुनिए, 7वीं रैंक से लेकर 22वीं नहीं 27वीं रैंक तक उस साल सेम नंबर थे बच्चों के। वो बेचारा टाई ब्रेकर में फंसा ना, अगर बायोलॉजी अच्छा होता तो ऊपर होता। एमएमसी इज बेस्ट, नो डाउट, बट सिंगल डिजिट रैंक्स मैटर मोस्ट। ऐसा सिंगल डिजिट आना और डबल डिजिट आना दोनों बातें अलग अलग होती हैं। और चल छोड़ रैंक यार, कैसा घटिया क्वेश्चन गलत कर कर आया, दिक्कत वो है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी समस्या वहां आ जाती है जब बच्चा ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आए जहां पे कोई एक्सपेक्टेशन गलत होने की हो ही नहीं। पेपर प्रिंट किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन वही है ना, हम एक बार में प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं, हर क्लास में एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यानी जितनी क्लासें यानी जितने वीडियो उतने क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। आने कितने 45 या 50 आएंगे, अभी 90 के क्वेश्चन में करीबन 50 के आसपास बॉटनी का पोर्शन हो सकता है, राइट क्लियर, अराउंड 50 के आसपास बॉटनी का प्रपोर्शन हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि तुम्हारी 120 या 130 क्लास हुई है, आना इसी में से ही श्योर, पक्का। पहले उतनी देखी उतनी अटेंड की हुई होनी चाहिए ना, तो रेगुलर आने का बहुत फायदा होता है, मिस करने का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। मतलब जितना फायदा नहीं होता रेगुलर आने का, उससे ज्यादा क्या हो जाता है ना आने का नुकसान। एक बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता है, ठीक है, सिलेक्ट भी हो जाएगा ना तो भी उसको किसी ना किसी बात का मलाल रह सकता है, उसका अच्छा कॉलेज मिस हो सकता है। सिलेक्ट हुआ है, अच्छा कॉलेज मिला है, जरूरी तो नहीं है, कई सारी चीजें भाई। तो हम चलो इनऑर्गेनिक मैटर को वापस करवाने के लिए क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन। कौन करेगा, 2 ऑर्गेनिज्म काम करेंगे, एक कंज्यूमर्स हैं जो डेट्रीवोर कहलाते हैं, आगे नाम लिखा है, और दूसरे कौन है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर में कौन आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। डिकम्पोजर में माइक्रोब आता है, मतलब फंजाई बैक्टीरिया मेनली, और इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, इन्हीं को माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहा गया है, ठीक है। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। खैर हम ये कहते हैं कि यहाँ जो स्टेप है ना, वैसे एनसीईआरटी ऐसे स्टेप लिखेगी, द स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन इंक्लूड फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये भाई रैंडम है, इसने ये नहीं लिखा द स्टेप्स इन सीक्वेंस, समझ गए, इन्होंने स्टेप्स इन सीक्वेंस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है, इधर आओ, इस सीक्वेंस को समझो, ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने क्यों नहीं लिखा सीक्वेंस, जरा सुनिए। मैंने कहा डेट्राइटस मतलब लिटर, कोई भी मरी हुई चीज जो है वो लिटर के फॉर्म में जमीन पर गिरी, हर कचरे को लिटर कह सकते हैं, लेकिन अभी काम का है तो इज्जत दीजिए थोड़ा, डेट्राइटस बोल रहे हैं। कौन सा, किसी प्लांट की लीफ, ब्रांचेस, कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म, ये सब किस में आते हैं, डेट्राइटस में आते हैं। आ गए डेट्राइटस के अंदर। अब ये डेट्राइटस के अंदर आए तो इसके ऊपर जो काम करता है उसका नाम होता है डेट्रीवोर। अब ये डेट्रीवोर कौन होते हैं, स्नेल, घोंगे जिसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म या दूसरे एनालिड्स, निमेटोड्स, ये सब, ये इन पत्तों को, ब्रांचेस को खा खा के क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे, यानी उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फाइन द पाउडर मोर इज द सरफेस एरिया, क्या बात करते हो, हाँ, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब डिकम्पोजर इनके ऊपर ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं, मतलब माइक्रोब्स का रोल बढ़ेगा। यहां पर डेट्रीवोर का रोल था, इसके बाद किसका रोल बढ़ेगा,
माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स क्या करते हैं, इस मटेरियल को आगे जब इन्होंने खा लिया ना, फ्रेगमेंटेशन कर लिया, तो ये क्या बना देगा, डफ। इससे जो बना है वो क्या कहलाएगा, डफ कहलाएगा। डफ को आगे ब्रेक करने का काम डिकम्पोजर का है। यहां पे सरफेस एरिया बढ़ गया है, डफ का सरफेस एरिया लिटर से ज्यादा होता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, एसिडिक पीएच जनरेट होती है, ह्यूमिक एसिड होता है वहां पर, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है, ठीक है। और ये और बढ़िया बनेगा जब एनवायरनमेंट वार्म एंड ह्यूमिड होगा, ठीक। तो ऐसी चीजें कुछ इसके साथ में बोलते हैं, लेकिन याद रहे ह्यूमस में से न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, समझे, क्लियर। ये अभी और टूटेगा तो इससे न्यूट्रिएंट फ्री होंगे, फ्री न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन द ह्यूमस, ओके। तो इसे कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, इसे हम लोग ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। अब जो ह्यूमस बना है उस ह्यूमस का कंपाउंड और टूटेगा, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कौन करेगा, माइक्रोब्स। मैंने कहा ना यहां से किसका रोल है, ये लाइन ये लिखा है, पिंक वाली लाइन क्या चल रही है, डिकम्पोजर की। कैटाबॉलिज्म का मतलब है बड़े कंपाउंड को तोड़ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस छूट रहे हैं, अब वो छोटे मटेरियल में आ जाएंगे, इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरल्स का मतलब तो समझते ही हो, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुके, ऑर्गेनिक के फेज से निकल गए, ये मिनरल्स और ज्यादा टूटे, और टूट के क्या बन गए, तो हम लोग कहते हैं मिनरलाइजेशन किसने किया, डिकम्पोजर ने। तो कई बार डिकम्पोजर को इस काम के बेसिस पर मिनरल बनाने वाला मिनरलाइजर भी बोलते हैं, क्लियर। जो सॉल्युबल मटेरियल सॉइल में चला गया वो बहते पानी के साथ बह सकता है, या फिर पानी में सॉइल में गहरा नीचे जा सकता है, इसे कहते हैं लीचिंग। सीक्वेंस एक्चुअली ये है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं, क्या जो पत्ती जमीन पर गिरी वो गिरी हुई पहली पत्ती है, उससे पहले भी तो कुछ पड़ा होगा ना, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर, यानी कुछ पर फ्रेगमेंटेशन चल रहा होगा, कुछ ऑर्गेनिक मैटर पर कैटाबॉलिज्म, कुछ पर लीचिंग, कुछ पर ह्यूमिफिकेशन, कुछ पर मिनरलाइजेशन। आई बात मेरी समझ में, ओके। जो ताजा है वो इस रूट में जा रहा है, जो उससे थोड़ा पुराना है वो इधर कहीं हो सकता है, आई बात। यानी इट इज लाइक जैसे डिकम्पोजर और डेट्रीवोर साथ में काम कर रहे हैं, वैसे ही सॉइल के अंदर ये सारे स्टेप लगभग कैसे हो रहे होंगे, साथ में। नए पुराने वाला डिफरेंस है बस। इसलिए एनसीईआरटी को लगता है भाड़ में जाए सीक्वेंस, क्या लेना देना, क्या होता है वो मैटर करता है, राइट। आई रिपीट, लिटर को डफ में बदल देना, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। फ्रेगमेंटेशन किसने किया, डेट्रीवोर। लीचिंग का मतलब है सॉल्युबल मिनरल एलिमेंट पानी के साथ सॉइल में डीप चले जाएं, ऊपर नहीं आना है, नीचे जाना है, इसे कहते हैं लीचिंग। कि जो बड़े कंपाउंड है उनको तोड़कर छोटे कंपाउंड में लाना कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। लिटर को तोड़ के डव से आगे ह्यूमस बनाना, मतलब डार्क कलर का मैटर जो एसिडिक होता है और जिसको हम लोग कह सकते हैं रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट है, क्लियर, उसे बनाना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और मिनरलाइजेशन यानी बड़े कंपाउंड का टूटना सॉल्युबल मटेरियल को बनाने के लिए मिनरलाइजेशन कहलाता है। इसमें से डिकम्पोजर किस किस में है, मिनरलाइजेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन में। इधर कौन है, पानी, ना केचुआ ना फंजाई, पानी। इधर पानी मारा और पानी शू नीचे, राइट। सो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एक्चुअली इट इज अ स्लो प्रोसेस, एक दिन में होगी नहीं, टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो हम लोग कहते हैं इस टाइम को फेवर करने के लिए, मतलब कम टाइम में ये प्रोसेस हो पाए, उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ब्रेकडाउन अच्छा होगा अगर एरोबिक है, टेम्परेचर वार्म है, पीएच एसिडिक है, केमिकल कंपोजिशन सिंपल है। मैंने लिया काइटिन, बोला भाई ये तो खुद फंगस की सेल वॉल का मटेरियल है। बोला मरा हुआ कॉकरोच, बोला इसकी तो बॉडी वॉल काहे की बनी हुई है, काइटिन की। या फिर मरी हुई फंगस, बोला इसकी भी बॉडी वॉल काहे की बनी हुई है, काइटिन की। बोला जो खुद ही चीजों को तोड़ते हो उन्हीं के कंपोनेंट को तोड़ने के लिए आसानी काम ऑब्वियसली नहीं हो सकता, कौन तोड़ेगा इसको, इट विल टेक लॉन्गर टाइम। जबकि अगर कोई डाइसेक्राइड होती जैसे सुक्रोज, मान लो गन्ना है
चूस के तुमने उसको फेंक दिया तो उसमें दो चीजें, एक फाइबर सेलुलोज और बची हुई शुगर। क्या पहले खत्म होगा? बची हुई शुगर। डाइसेक्राइड जो सुक्रोज है वो पहले खत्म होगी, फाइबर को सड़ने में टाइम लगेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी से, कंपोनेंट इसके ऊपर डिपेंड कर ही रहे थे। तो लिखा भी जैसे ब्रेकडाउन ऑफ काइटिन, लिग्निन, एल्कलाइन पीएच, हॉट टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट, स्लो डिकम्पोजिशन। whereas breakdown of a disaccharide pH is acidic, warm humid climate, faster rate पर हो जाएगा। ओके, ऐसे इसे मेंशन करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ऐसे हम लोग एग्जांपल को मेंशन करेंगे। तो ये होता था जिसे हम लोगों ने मेंशन कर दिया एस डिकम्पोजिशन। ये है मजेदार चीज, इसे कहते हैं एनर्जी फ्लो। क्या कहा मैंने? इकोसिस्टम तो ओपन फॉर एनर्जी है, क्लोज फॉर मैटर था, तो उसको हमने गोल गोल घुमा दिया है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के इनऑर्गेनिक वापस कर दिया, उसे फिर से यूज किया जा सकता है। एनर्जी का क्या खेल है? दो तरफ की बातें हो रही हैं, दो तरीके की बातें हो रही हैं एक्चुअली। एक तो हम लोग कह रहे हैं कि इकोसिस्टम इज ओपन फॉर एनर्जी, दूसरा कह रहे हैं एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। बोर्ड पे देखो, ठीक है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब समझिए क्या कहते हैं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है, और उसकी एनर्जी किसके पास गई? प्लांट के पास। प्लांट से ये एनर्जी किसके पास गई? कंज्यूमर के पास। कैसे गई? कि कंज्यूमर ने इस प्लांट को खा लिया, इसलिए उसकी एनर्जी किसके पास ट्रांसफर हो गई? कंज्यूमर के पास। इस कंज्यूमर यानी हर्बीवोर को, जिसने घास खाई थी, उसको अगर कोई कार्निवोर खा ले तो ये एनर्जी और आगे ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन आगे जाते जाते एनर्जी का परसेंटेज क्या होता जाएगा? कम। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो नेचर में भी लगते हैं, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, बायोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब है, ठीक है, पूरी साइंस यही है। तो यानी आप ये कहते हो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहां पर भी अप्लाई होते हैं, और तब कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो ये क्या मतलब है? सुनना ध्यान से, कि कहने के लिए कह रहे हैं कि एनर्जी के लिए हमारी अर्थ एक ओपन सिस्टम है, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। सिंपल है ना, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हुई? बायोमास। एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हुई है? बायोमास। प्लांट ने सन की एनर्जी को काय में यूज किया है? बायोमास के लिए। हम क्या चीज ले रहे हैं प्लांट से? बायोमास, ठीक है। हर्बीवोर से कार्निवोर भी क्या लेगा? बायोमास। आई बात समझ में? और जब मैंने प्लांट को खाया तो प्लांट तो खत्म हो गया ना, मेरे से वापस लेने वाला कोई है? तो रिवर्स तो हो नहीं सकता, तो बाय डायरेक्शनल नहीं बोल सकते। एक व्यू जरूर है बीच में, वो है वाई शेप मॉडल। वाई क्या है? बोले ये एक डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। वाई, वाई क्या कहता है? बोले यहां से यहां जाते टाइम हीट लॉस, यहां से यहां जाते टाइम हीट लॉस। वो कैसा शेप हो जाएगा? वाई। बट इट इज नॉट इन कंसिडरेशन नाउअडेज, हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। हम लोग यूनिडायरेक्शनल पढ़ते हैं एक तरफ, हम हीट लॉस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर। और देखो सीक्वेंस समझिए, तो यहां वो जो एनर्जी का अवेलेबिलिटी है उसको समझना। कोई बाय चांस क्वेश्चन दे दे तुम्हें, देखो सन से 10,000 किलो जूल एनर्जी ग्रीन प्लांट के पास आई। एक प्लांट है जो इसका केवल 1% यूज कर पाया, ठीक है, और सिर्फ 100 किलो जूल एनर्जी उसमें फिक्स हो गई। ये क्या कहलाएगी? जीपीपी, ठीक है। अब इसने जो भी रेस्पिरेटरी लॉस करा करे, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर जब इस पर फीड करता है तो 100 किलो जूल में से केवल 10% उससे मिलती है, यानी 10 किलो जूल। हर्बीवोर को इतनी एनर्जी मिली, और जब इसके ऊपर कोई फीड करता है तो उसे इसकी 10% मिलती है, यानी कितना? 1 किलो जूल। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको सीक्वेंस बना दे और पूछें, ठीक है, क्लियर? PYQs में दिख जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी सी। वैसे मुझे ये पता है कि दैट प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो जिस सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं उस रेंज को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर, 400 टू 700। और इस 400 टू 700 नैनोमीटर में वेवलेंथ कुछ भी हो मतलब नहीं है।
पूरे दिन भर की लाइट में से प्लांट 10% में सेचुरेट हो जाते हैं। हमने यही चीज लिखी है दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब 2 to 10% ऑफ फुल सनलाइट एंड गेट सेचुरेटेड एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। सेचुरेशन 10% पर है, जबकि एफिशिएंटली यूज कितना कर पाया, 1%। तो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फॉलोज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इस बारे में कुछ कंफर्मेशन है कि सिर्फ 1% एफिशिएंसी। तो यहां यही बात आती है जिसे वो कहते हैं कि दैट सारी जगह पर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन होगा, एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोथर्मल वेंट। तो कोई कहता है कि तो यहां कौन हो सकता है, यहां कौन मिल सकते हैं, यहां पर हो सकता है कौन मिले, कीमो ऑटो ट्रॉफ हो सकते हैं। यहां पर अगर कोई बोले कौन सा प्रोड्यूसर मिल सकता है, फिर हम बोल सकते हैं यहां पे कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। और अगर यहां कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे तो दे डोंट नीड सनलाइट, उन्हें सनलाइट नहीं चाहिए। ओके, उनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट नहीं होती। नेक्स्ट आगे, तो एनर्जी फ्लो को यूनिडायरेक्शनल माना, तब मैंने कहा कि इकोसिस्टम को, सॉरी, एनर्जी फ्लो को दिखाने के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस हुआ, किसका, खाया और खाया गया का, राइट, बीइंग फेड एंड फीडिंग, इसके सीक्वेंस को कहेंगे फूड चेन। तो हम लोग इसको नाम देते हैं फूड चेन। अब इस फूड चेन में जो कंज्यूमर्स हैं वो कौन होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। देख कंज्यूमर लिखा है, डिकम्पोजर का कोई जिक्र नहीं है, समझे, कहीं भी डिकम्पोजर का जिक्र नहीं आ रहा है। यानी मैं कहता हूं कि फूड चेन में सिर्फ कौन से कंपोनेंट लिए गए हैं, बायोटिक, किसको छोड़कर, डिकम्पोजर को छोड़कर, ठीक है। तो फूड चेन इज द सीक्वेंस दैट इज डिपिक्टिंग द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीडिंग एंड बीइंग फेड। ऑर्गेनिज्म खा रहा है और उसे खाया जा रहा है, इस सीक्वेंस में जब दिखाया जाए तो उसे कहेंगे फूड चेन। हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जिस भी फूड चेन के ऊपर अलग अलग लेवल होते हैं, जितने लिंक्स होते हैं, ये बनाए ना यहाँ पे, ये इन्हें कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो तब हम लोग कह रहे थे पिछली क्लास में जब ट्रॉफिक स्पीशीज पढ़ी थी, तो मैंने कहा था कि सेम ट्रॉफिक लेवल पर जो आए उसे क्या कहते हैं, ट्रॉफिक स्पीशीज कहते हैं। देखो मैंने वहां पर ही लिख दिया था कि डिकम्पोजर को इंक्लूड नहीं करेंगे, वहीं पर लिख दिया था कि डिकम्पोजर इंक्लूडेड नहीं है, ये रहा ना। देख ट्रॉफिक स्पीशीज कौन कौन हो सकती हैं, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर या कार्निवोर। उधर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, प्रोड्यूसर हमेशा T1 होगा, हर्बीवोर हमेशा T2 होगा, कार्निवोर T3 या T4 हो सकता है। सो हियर इज द मेन मैटर। हमने लिए एनसीईआरटी के डिब्बे के एग्जांपल्स, वैसे डिब्बे की डिटेल आगे लिखी है, ये वाली ध्यान से सुन, क्या लिखा है डिब्बे में, वो बोल रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स इन द ओशन आर, कौन, फाइटोप्लैंक्टन्स इन ओशन। फिर लिखा है हर्ब्स एंड ट्रीज इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हर्बीवोर लाइक जूप्लैंक्टन इन ओशन, कैटल, गोट, हनी बी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या आएंगे, T2। हर्बीवोर्स है ना, T2। हर्बीवोर्स के लिए क्या आएगा, T2 आएगा, राइट। और प्रोड्यूसर के लिए क्या आएगा, T1। फाइन, ऐसा कुछ हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये चीजें क्लियर है, इसमें किसी तरीके का कोई भी डाउट है ही नहीं, सीधे बोल सकते हो, क्योंकि इनके ट्रॉफिक लेवल में कोई डाउट नहीं है। दिक्कत तो काय में, कार्निवोर में, वो T3 भी हो सकता है, वो T4 भी हो सकता है। अच्छा ऐसा, तो देखो ये रहे एग्जाम्पल, ये देखो जरा इस पे गौर करिएगा, क्या बताना है वो सुनो, कि फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया, जूप्लैंक्टन ने। जूप्लैंक्टन को खाने वाला कौन, छोटी मछली। छोटी मछली खाने के लिए किसको मिली, हाँ जी, लार्ज फिश को। सीक्वेंस बन गया, T1, T2, T3, T4। ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर T1, प्राइमरी कंज्यूमर T2, सेकेंडरी कंज्यूमर T3, कार्निवोर, टर्चरी कंज्यूमर कार्निवोर T4, राइट। तो इधर दूसरे एग्जाम्पल देखे, दूसरे एग्जाम्पल का एग्जाम्पल देखो भैया, ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को मार दिया किसने, टाइगर ने। नाम और भी लिखे, इग्नोर मार, ग्रीन वाले देख,
तो सेम ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म आए उन्हें क्या कहते हैं? ट्रॉफिक स्पीशीज। मैं दोनों चेन को देख रहा हूं और कह रहा हूं यहां पे 3 या 4 लिंक है, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? अरे लिंक बढ़ेंगे एनर्जी लॉस बढ़ेगा, तो जो टॉप लेवल पे आएगा उसको एनर्जी कैसी मिलेगी? कम। चलो मान लिया कम मिलेगी, तो वो क्या करेगा? बार बार मारेगा ना ऑर्गेनिज्म को। फिर यार मेरा अभी पूरा नहीं हुआ, मेरे को अभी भी कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे को फिर किसी को मारना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, उसकी एफिशिएंसी घटेगी, तो ऐसे में दिक्कत है। तो कहते हैं यहां पर कुछ लिमिटेशन है इस फूड चेन की। एक, ह्यूमन के जैसा ऑर्गेनिज्म यहां भी तो आ सकता था, लेकिन हमने यहां लिखा, यानी नन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। या ये कहिए कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही ट्रॉफिक लेवल पे लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा पर नहीं। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये डिकम्पोजर को कंसिडर नहीं करती, याद रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। तो एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट में मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसको प्रोडक्टिविटी कैसी मिले? ज्यादा, उसको एनर्जी कैसी मिल जाए? ज्यादा मिल जाए। तो वो हो सकता है कि बीच वाले को कट करके खुद ही उसको कनेक्ट करने की कोशिश करे। अरे कुछ याद करो, हमने प्रीडेशन लिखा था, तो प्रीडेटर के 7 कैरेक्टर थे, 7 थे, राइट? प्रीडेटर के कितने कैरेक्टर थे? 7। उनमें से एक कैरेक्टर लिखा था कि प्रीडेटर के पास फूड चॉइसेस होती है, शायद 5वां यही होगा। ठीक है, कि उसके पास क्या होती है? फूड चॉइसेस, यानी वो एक से ज्यादा फूड पर फीड कर सकता है। अगर ऐसा है तो इधर ध्यान दे, हॉक सीधे रैट को खाता, या फिर हॉक किसको खाता? स्नेक को। या फिर हो सकता है कि स्नेक सीधे लोकस्ट को खाता, या फिर किसको खाता? फ्रॉग को। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन के जुड़ने के कारण अलग अलग लेवल पर भी दिख सकता है। यहां ध्यान से देख, ये T1 है, ये T2 है, यहां पे ये T3 हुआ, लेकिन अगर इधर से जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? T4। फिर से देखो पीछे क्या लिखा है, कार्निवोर्स आर इधर। ठीक है, फूड वेब भी देखोगे तो वो T3 या T4 हो सकते हैं। टॉप कार्निवोर बोलोगे तो भी वो T3 T4 के नाम पे हो सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। केवल यही तो फिक्स है। कौन? केवल कौन फिक्स है? T1। T1 केवल फिक्स है। ठीक है, और कौन फिक्स है? T2। इसके अलावा कोई फिक्स है ही नहीं। ग्रीन निशान वेजिटेरियन का लो, केवल यही फिक्स हुए, ये T1 पर और ये T2 पर। उसके बाद T3 या T4 में तो झगड़ा है ही। ओके, स्नेक कैन बी ईदर T2 और T3, हॉक कैन बी T2 और T3। तो नेचर में एक्चुअल में कौन चलता है? फूड वेब। ठीक है, नेचर में एक्चुअल में क्या चलती है? फूड वेब चलती है। तो हम लोग कहते हैं दिस मोर रियलिस्टिक in the ecosystem। तो नेक्स्ट आगे के एग्जाम्पल देख। तो हमने फूड चेन के टाइप पढ़े और वो असर्शन रीसन आ गया। ये अरे जान दो, तुम्हें पता है, बोला ना 3 से 4 लिंक क्यों होते हैं? 3 से 4 लिंक क्यों होते हैं? मैंने बोला 3 से 4 लिंक इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर लिमिटेशन आ जाएगी काय की? एनर्जी अवेलेबिलिटी की। तो फूड चेन आर 2, वन इज दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो किससे चालू होगा? डेड से। डेड से जो चालू होगा उसे बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। जो लिविंग से होगा वो या तो प्रीडेटर हो सकता है या पैरासिटिक। ये दोनों किसके सब टाइप्स हैं? ग्रेजिंग फूड चेन के। अच्छा, एक बात जबरदस्त है, वो क्या है? वो ये कहते हैं, किताब की लाइन पढ़ोगे ऐसा लगेगा जैसे
किताब की लाइन पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ही चलती है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सिर्फ डेट्रेटस फूड चेन चलती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें याद है एनसीईआरटी कहां से चालू हुई थी? पॉन्ड से, ग्रेजिंग फूड चेन। आई बात समझ में? क्लियर? एनसीईआरटी कहां से चालू हुई है? पॉन्ड से चालू हुई है। तो उसने उसी फूड चेन को आइडियल मान के आगे सारी चीज बता दी। 3 से 4 लिंक कॉमन होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो किसका एग्जांपल होगी? प्रीडेटर वाली का। पैरासिटिक में क्या? किसी लिविंग के ऊपर कोई पैरासाइट लगना, वो पैरासिटिक फूड चेन है। थोड़ा बहुत अंतर है इनमें, ठीक है? हालांकि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स सब देंगे, एनर्जी लॉसेस ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ सब में होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा, सब में होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा लंबी दिखी। कैसे? डेट्राइटस फूड चेन का लंबा होने का कारण क्या है? अभी ध्यान से सुनना। डेट्राइटस यानी डेड मैटर, उसको खाया किसने? अर्थवॉर्म ने या स्नेल ने। उनको खाया किसने? फ्रॉग ने। फ्रॉग को खाया किसने? स्नेक ने। स्नेक को खाया किसने? हॉक ने। ये क्या? डेट्राइटस थी, लेकिन कहां चली गई? ग्रेजिंग फूड चेन में। हो गई लंबी। तो इसके लंबे होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये किस में जाके एंड हो जाती है? जीएफसी में, इसलिए लंबी दिखती है। मतलब डेट्राइटस से वैसे ही एनर्जी आउटपुट कैसा आने वाला है? कम। भाई जो मर गया है वो अपना पार्शियल एनर्जी तो लॉस कर ही चुका है। ओके, बस आगे जाते आते एनर्जी गेन और कम होता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी से अबाउट द टाइप ऑफ फूड चेन। लेकिन फूड, अब देखो, एनर्जी फ्लो को फूड चेन के फॉर्म में दिखाया, और फूड चेन को दिखाने के लिए हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड भी लेते हैं। मतलब हाउ द ऑर्गेनिज्म इन द सीक्वेंस ऑफ फीडिंग एंड बीइंग फेड आर रिलेटेड। 3 टर्म्स में, 3 तरीके से सुनना कि अगर मैं कुछ खा रहा हूं, जैसे चावल तो मैं ज्यादा खाऊंगा, रोटी तो मैं कम खाऊंगा। पक्का ना? कैसे? हाँ, मूर्ख बन के ही जवाब देना है भाई, लॉजिकल जवाब नहीं देना है, मूर्ख बन के ही जवाब देना है। चावल के दाने ज्यादा लगेंगे और गेहूं के दाने कम, एक्चुअली। ठीक है? क्लियर? क्योंकि एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं सेटाइटी, मतलब कम रोटी खा के मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है, चावल ज्यादा खाने पर भी भरा हुआ नहीं लग रहा है, और कुरकुरे के 5 पैकेट खा लिए फिर भी पेट भरा नहीं, सेटाइटी। समझे? यही डिफरेंस है। अगर कोई तुमको ऐसे आधा किलो आलू खिलाए तो तुम न खा पाओ, लेकिन फिंगर चिप्स खिलाए खा जाओगे। आई बात समझ में? तो वो एक जो चीज होती है ना, उस बारे में समझिए। तो हम लोग कहते हैं कि हमें ये चीज जाननी चाहिए। जैसे मछली ने मुंह खोला, उसके मुंह के अंदर पानी गया, पानी के साथ में प्लैंक्टॉन्स गए। इतना सा दाना है, क्या असर डालेगा यार? नंबर भी ज्यादा लगेगा और बायोमास भी ज्यादा। आई बात समझ में? नंबर भी ज्यादा लगेगा और बायोमास में भी। लेकिन कुछ और केसेस भी समझो। शेर ने एक भैंसे को मारा, एक ही नंबर कैसा था? काफी। तो ये डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म पे फीड करा जा रहा है, कि उसका बायोमास कितना है, वो डिसाइड कर लेगा कि नंबर ज्यादा लगेंगे या कम। ठीक है? हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट। हाँ, एनर्जी में कोई चेंज नहीं रहेगा। एनर्जी तो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म को कम ही मिलने वाली है। ठीक है? तो हमने पिरामिड बनाए कितने? 3 टाइप के, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो 3 टाइप के बनाए जाते हैं। और ये जो 3 टाइप है उनको सुनिएगा, एनर्जी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड बायोमास। तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के बीच में कनेक्शन, जो इनको बोलते हैं ट्रोफो स्पीशीज। कितने ग्रुप में बांटेंगे? 3। नीचे जो आएगी उसे बोलेंगे बेसल, ये हमेशा प्लांट होंगे। जो सबसे ऊपर आएगी वो हमेशा कार्निवोर होंगे। बीच में कोई प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर, या सेकेंडरी कंज्यूमर यानी एक और कार्निवोर हो सकता है, लिंक्स पर डिपेंड करेगा। क्लियर? इंटरमीडिएट स्पीशीज कहलाती हैं इसलिए। अब जैसे मैंने कहा कि ये पिरामिड कैसे होते हैं, तो लोग कहते हैं यूजुअली इनका शेप कैसा होगा? अपराइट, यानी जैसा कि ट्रायंगल दिखता है, जैसा कि पिरामिड दिखता है, इनका शेप वैसे ही होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पिरामिड ऑफ एनर्जी, वेयर फ्रॉम T1 टुवर्ड्स द T3 T4 डिक्रीजिंग एनर्जी ऑब्टेन्ड, दैट्स व्हाई इट इज अपीयरिंग एज
अपराइट। ऊपर जाते जाते ट्रॉफिक लेवल बढ़ते बढ़ते एनर्जी ऑब्टेन कम हुआ, इसलिए ये कैसा दिख रहा है, अपराइट, इसलिए इसको हम लोग अपराइट कह रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको अपराइट कहा, बोला कुछ और एग्जाम्पल बताओ, फिर वही वाली बात आ गई कि क्या पिरामिड हमेशा अपराइट होते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पन्ना पीछे करना पड़ेगा, वहां लिखा है, ठीक है, या आगे आगे वाला, आगे वाला, इधर 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 राइट, ये इसके नीचे कहीं, इधर इधर, जहां सिंगल पिरामिड बनाया ना उसके नीचे वाले में कहीं लिखा हुआ है। अरे इटैलिक्स लाइन देख लो, अपने आप पता लग जाएगा, टेढ़ी वाली लाइन है। हाँ, तो अगेन डिस्कस विद योर टीचर के क्या ये हमेशा अपराइट होता है। आंसर आता है नहीं, ये हमेशा अपराइट नहीं होते, यूजुअली अपराइट है। जब अपराइट नहीं होगा तो वो बता रहा हूं, जब अपराइट नहीं होगा तो वो बात बता रहा हूं, ठीक। वो तो मैं क्वेश्चन में दूंगा, वो भी इधर नहीं दूंगा। टी 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 टी। हाँ, तो हम ये बात कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने ये वाली बात कही तो उस पर जरा ध्यान दिया जाए कि कैसे अलग टाइप का पिरामिड पॉसिबल है। क्या पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बट इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर नॉट ऑलवेज अपराइट। क्या लिखा है, इकोलॉजिकल पिरामिड, मैंने टाइप तो लिखा ही नहीं ना, ओहो, मैंने टाइप तो लिखा ही नहीं है। सिर्फ ये बोला है कि हमेशा अपराइट नहीं होता, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा है। एक एग्जांपल लिया एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया फॉरेस्ट या ट्री इकोसिस्टम का। सामने नजर दौड़ाइए जरा, देखिए, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, यहां लिखता हूं ग्रास। ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट भागा, पकड़ा गया फॉक्स ने, और फॉक्स को मारा लायन ने। चल ऐसा करते, लेपर्ड लेते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग में यही पढ़ा था हमने, छोटा एनिमल किसका, लेपर्ड का। दिस इज आई एम राइटिंग एज इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम वाले हैं। यहां बैठ के कौन आंसर दे रहा है रे। तो हम लोग ये कहते हैं कि दैट ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लेपर्ड, ठीक है, इनके बारे में भी समझना। यहां 3 टाइप के पिरामिड की कैटेगराइजेशन है, एनर्जी, बायोमास और नंबर। जरा ध्यान दे, फाइटोप्लैंक्टन से लार्ज की तरफ में जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या मेंशन करेंगे, एनर्जी अपराइट होती है। बायोमास, बे लार्ज लिखा तो है, और क्या लिखूं, इतना काफी नहीं है क्या। लार्ज लिखने का मतलब क्या है, बायोमास क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, राइट, इन्वर्टेड हो गया ना। फिर नंबर अपराइट, यूजुअल है। लार्ज फिश, बहुवचन भी नहीं लिखा, अकेले अकेले लिखे, तो यहां से यहां की तरफ नंबर क्या हो जाएंगे, कम। मुझे लग भी रहा है कि मछली जो होगी वो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगी तो क्या ही पेट भरेगा भाई, सेटाइटी फील नहीं होगी, ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, तो नंबर तो ज्यादा लगना ही था इनका, फाइटोप्लैंक्टन का। खैर ये ऐसी बात होती है दैट, ध्यान से सुनना, स्मॉल बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज बायोमास ऑफ लार्ज फिश। आई बात समझ में, फिर से सुनिए, लार्ज नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लेसर नंबर ऑफ लार्ज फिश। वर्ड्स में, इधर ट्री स्मॉल इंसेक्ट है, ट्री पर छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं, चींटियां, ठीक है, दूसरे और सब तरीके के ऑर्गेनिज्म, कैसे हो गए नंबर में बहुत ज्यादा, उनको खाने वाली क्या घूम रही हैं, छोटी बर्ड्स। नंबर वापस क्या हो गए, कम, नंबर क्या हो गए, कम। देखिए
T3 पर नंबर कैसा हो गया, T2 पर इन्वर्टेड था, T2 पर इन्वर्टेड था, T3 पर क्या हो जाएगा, नहीं रे स्पिंडल, बेलनाकार बनाना है ये तो, जिसके दोनों कोने कैसे होते, पॉइंटेड, टेपर्ड एंड है दोनों, तो दिस इज स्पिंडल T3 T4, और आगे आके लार्ज बर्ड पे तो नंबर और कैसा हो गया, कम। T2 के लिए पूछेगा तो इन्वर्टेड बोलोगे, T2 से ऊपर वो पूछेगा नहीं, स्पिंडल का कंसेप्ट आपको नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो कि ट्री इकोसिस्टम के लिए नंबर का पिरामिड अपराइट नहीं होता, ये याद रखो ना, क्योंकि क्वेश्चन उसी के बारे में है वहां पे कि क्या सब अपराइट होते हैं, नहीं। कौन सा नहीं होता, पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ट्री इकोसिस्टम, ग्रासलैंड नहीं। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, किसी भी एक्वेटिक, पॉन्ड हो, कुछ भी हो। अगला देख, ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लेपर्ड, बोल सबसे भारी कौन, सबसे भारी कौन, लेपर्ड, हो गया ना, हो ये भी घूम गया नीचे, इन्वर्टेड। फिर से सुनिए, तो नंबर के लिए कैसा होगा भाई यार, ऑब्वियस सी बात है, घास के तो नंबर वैसे भी कैसे होंगे, ज्यादा ही होंगे, और एनर्जी उसके भी कैसे होगी, अपराइट, कोई डिफरेंस नहीं। जो अनकॉमन है वो अलग अलग कलर में दिख ही रहे हैं, राइट, रिमेंबर दिस, ये याद रखें, ये है पिरामिड की कहानी, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू से, ठीक है। ऐसे सारे कैरेक्टर को बोला जाता है। वो टेलीग्राम पे डाला क्वेश्चन देखो, हाँ का आंसर होगा भैया, हाँ समझ के आंसर दीजिए, ज्यादा मत सोचना गलत हो जाओगे। हाँ बनाना सिंपल है, क्या होना चाहिए, फोर्थ। लेकिन बच्चे जल्दी से ट्रैप में हो जाते, जल्दी मचाते, गलत करेंगे, ऊपर क्या नहीं पढ़ रहे हैं, नॉट और एक्सेप्ट दोनों दिया है, नॉट और एक्सेप्ट दोनों दिया है, समझे। अब वो तो मैं हूं इसलिए लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी और ने क्वेश्चन दिया होता पक्का गलत लगाते। वो क्या लगाते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी, धड़ाक फंस गए, ठीक है। मतलब ऐसे तो कोई भी कर ही सकता है, ठीक है, वो किसी और के ऊपर आंसर लगा देते हैं। अब बहुतों ने आंसर दे दिया, अरे भाई देखो, अरे देखो 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 आप, मंत्रा, प्रेरणा यादव, श्याम चतुर्वेदी, और रुकिए, ये सब घर में बैठे वाले लोग, रुको मैं बताता हूं इनको, ये तो इधर से भी आए हैं, हटा दिया, कौन है बे, हैं, ये देखिए, मतलब गजब ही काम करते हैं, मतलब ध्यान ही समझ ही नहीं रहे, क्वेश्चन मैंने दिया है तो कुछ कुछ होगा उसमें।
मैंने पहली क्लास चालू करने से पहले बोल दिया, बोला फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जहां पर गलत करने की संभावना है जानबूझ के एक ऑप्शन में डाली जाए कि तुम सॉल्व करो और तुम गलत ऑप्शन पर आंसर लगा दो, क्योंकि तुमने गलत तरीके से सॉल्व किया तो आंसर आया ना, तुम्हें लगा यही से ये गलत हो गया। राइट, फिजिक्स का पेपर ऐसे बनता तो क्यों बॉटनी का नहीं बन सकता, हम बनाएंगे, रुको। ठीक है भाई, आप एक बार पढ़िएगा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं बायोडायवर्सिटी की हेडिंग, और फिर इसको हमको खत्म कर देंगे। अपन ने इकोसिस्टम वो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के क्वेश्चन नहीं किए ना, इन्हें अभी इकोलॉजी का साथ दे देंगे।